तो देश में और कितने मुजफ्फरपुर, यही सवाल है आज का और यही बातचीत करेंगे हम लोग। क्योंकि ये सवाल इसलिए उठा है क्योंकि पिछले 10 दिनों से हम सभी मुजफ्फरपुर के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ की एक बालिका गृह से 34 लड़कियों की खौफनाक खबर जो है वो बाहर आई थी। लेकिन आज ये सवाल अचानक बदल गया मुजफ्फरपुर से बाहर निकल कर कि देश में और कितने मुजफ्फरपुर। हालांकि जो लोग इस तरीके की संस्थाओं को जानते हैं जो मुजफ्फरपुर में हुआ, हालांकि यहाँ पे तादाद बड़ी थी, 34 थी, लेकिन ऐसा देश के कई और शहरों में हो चुका था। इवन दिल्ली में भी मुझे याद है कि एक बालिका गृह में ऐसा एक इंसिडेंट हुआ था, हालांकि उसमें 1-2 बच्चियों ने शिकायत की थी। लेकिन आज ये मामला इसलिए और ये सवाल बन के सामने हमारे क्योंकि बिहार से सटे यूपी के देवरिया इलाके में भी सेम ऐसी एक कहानी सामने आई है। और अगर हम बात करें जो हिस्सा है मुजफ्फरपुर और उधर अगर देवरिया की आप बात करें तो उन दोनों में बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है। मुजफ्फरपुर की कहानी आपको पता ही है कि वहाँ पे कैसे एक जो बहुत ही बड़ा दबंग किस्म का आदमी ब्रजेश ठाकुर, जिसकी सरकार में तूती बोलती है, पटना में सारे जो नेता हैं उनके साथ उसकी अच्छी खासी घुसपैठ है और वो एक संस्था चलाता है और ये सारी चीज़ों के ठेके लेता है। और वहाँ की लड़कियाँ एक के बाद एक, जिसमें 44 लड़कियाँ थी, 34 लड़कियाँ रेप के इल्ज़ाम लगाती हैं। ये कहती हैं कि तमाम बाहरी लोग आते थे, उनके साथ गलत काम होता था और महीनों से ये सब कुछ चल रहा था। नवंबर में रिपोर्ट आती है, मार्च में फिर दूसरी रिपोर्ट आती है टिस की। नवंबर में बिहार सरकार की अपनी रिपोर्ट थी, कोई कार्रवाई नहीं होती। मार्च में आने के बाद भी 3 महीने तक रिपोर्ट पे यूं ही सब बैठे रहते हैं। उसके बाद हंगामा होता है। लेकिन आज 10 दिन बीत गए और 10 दिन के बाद अब ये सवाल उठ रहा है कि नीतीश कुमार आखिर गुनहगारों को बचा क्यों रहे हैं, और इसको लेके तमाम सवाल उठ रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, नीतीश कुमार ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जब उनके ऊपर दबाव पड़ा, मामला दिल्ली तक पहुंचा। तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंच चुके थे। हालांकि उन्होंने साफ साफ कहा कि वो महागठबंधन के लिए दिल्ली नहीं आए, बल्कि वो इससे एकाक बुरा काम होता, आप लोग उसको लगातार उसी को दिखा रहे हैं। ये वही नीतीश कुमार है जो बिहार में इससे पहले दूसरे शासन में जब इस तरह की चीज़ें होती थी, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात हो या किसी और, तो वो खुद आके मुखर होकर खड़े होते थे और आवाज़ उठाते थे। आज जब आवाज़ उठाई जा रही है तो उन्हें शिकायत है। दूसरा, उनका कहना है कि कानून अपना काम कर रही है और जो उनकी जिस मंत्री पे उंगली उठ रही है, जिस मंत्रालय के अंडर में ये मुजफ्फरपुर का जो बालिका गृह आता है, उस मंत्री को, महिला मंत्री को, वो हटाने से उन्होंने साफ मना किया। उनका कहना है कि पुलिस और ये बाकी इन्वेस्टिगेशन का काम है और अभी तक उनका कहीं से कोई नाम नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम उन्हें क्यों हटाएं, उनकी गलती क्या है। अब सवाल ये है कि उनकी गलती क्या है। ये वही नीतीश कुमार है जिन्होंने बहुत बार इससे पहले बहुत सारे अलग अलग मुद्दों पे कहा कि, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि रेल मंत्री कोई थे और कोई रेल हादसा हुआ था, तो नीतीश कुमार ने कहा था कि नैतिकता के आधार पर उन्हें रेल मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए था, और ऐसे कई इंसिडेंट हुए हैं। तो यहाँ पे वही सवाल उन्हीं से पूछा जा सकता है कि एक समाज कल्याण मंत्रालय जिसके अंदर में मुजफ्फरपुर का ये बालिका गृह, जिसकी 34 लड़कियों के साथ बलात्कार की बात, और उस मंत्रालय के पास नवंबर में रिपोर्ट आती है, फिर मार्च में टिस की रिपोर्ट आती है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की, उसके बाद बाकायदा जब मेडिकल होता है 34 लड़कियों के रेप की जो है पुष्टि होती है, तो क्या उस महिला कल्याण मंत्रालय की जिम्मेदारी नहीं है, और क्या उस महिला कल्याण मंत्रालय की जो मंत्री हैं उनकी जिम्मेदारी नहीं है, क्या उनकी नैतिकता की जिम्मेदारी नहीं है कि इतना बड़ा मामला होता है और वो अभी भी अपने पद पे बनी हुई हैं, और जबकि ये भी है कि पीछे से उनके पति का भी नाम आ रहा है और वो उनके ऊपर बचाने का इल्ज़ाम है। तो ये कहना कि फिर उसके बाद नीतीश कुमार ये भी कहते हैं कि वो भी जिम्मेदार नहीं है, जो डिप्टी सीएम है वो भी जिम्मेदार नहीं है, जो बाकी भी अफसर वो भी जिम्मेदार नहीं। तो सवाल ये है कि जब इतना बड़ा क्राइम हुआ है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है गुनहगार? सिर्फ एक ब्रजेश ठाकुर, या उसके जो 10 लोग जिनको आपने गिरफ्तार किया है, जो बड़े लोग हैं वो कहाँ हैं, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं? तो ये एक निराशा हुई थी जब नीतीश कुमार ने इस तरीके की बात की, और फिर साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हाईकोर्ट की निगरानी में इंक्वायरी हो, जांच हो, उसके बाद सारी चीज़ें हों। लेकिन यहाँ पे ये सवाल लगातार उठ रहा और ये उठता रहेगा जब तक कि आप जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। और उसमें समाज कल्याण मंत्रालय भी आता है बिहार का, जिसके सीधी जिम्मेदारी बनती है। किसी भी विभाग की या किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर में कुछ होता है तो जाहिर सी बात है आप उसके सिर्फ नीचे के और कमज़ोर लोगों को सज़ा दे के आप अपना फ़र्ज़ पूरा नहीं करते। आप जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं आप उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, तब जाकर फिर आपको लगता है कि हाँ इंसाफ हुआ है। तो ये तो मुजफ्फरपुर का था सवाल जिस पे बात हो रही थी। अब मामला एक देवरिया का आ गया। देवरिया की जो कहानी है, जो क्राइम तक के अपने जो दर्शकों ने बताऊं, सेम ऐसी एक बालिका गृह देवरिया में थी। देवरिया में करीब 25 लड़कियां रह रही थी एक किसी तरीके के बालिका गृह में, वो जो एक संरक्षण के तहत चलता था। एक
पति पत्नी जो हैं वो बहुत दबंग टाइप के वो इसको चलाते थे। कुछ दिन पहले वहाँ से ये इसी मुजफ्फरपुर इंसिडेंट के बाद एक लड़की वहाँ से किसी तरह निकल के भागती है उस संरक्षण गृह से, और वो महिला पुलिस स्टेशन जाती है और महिला पुलिस स्टेशन में जाकर कहती है कि ऐसे ऐसे मैं यहाँ पे रहती थी और यहाँ पे हम लोगों के साथ जुल्म होता है, वहाँ पे लोग आते हैं, गाड़ियाँ आती हैं, सुबह रात हमें निकाला जाता है और हम लोगों का यौन शोषण होता है। पुलिस के भी फिर हाथ पैर फूलते हैं, पुलिस जाती है वहाँ दबिश डालती है, 24 लड़कियों को वहाँ से बाहर निकालती है। उसके बाद उनके बयान दर्ज होते हैं। बयान दर्ज होता है तो पता चलता है कि देवरिया की इस बालिका गृह की न सिर्फ लड़कियों को देवरिया बल्कि गोरखपुर और आसपास कहीं कहीं भेजा जाता था, ज़बरदस्ती भेजा जाता था, और नहीं भेजने पे उन्हें पीटा जाता था। उसकी जो मेन संचालिका थी उसको ये लोग मम्मी जी कहती थी। तो जो मम्मी जी जो कहती थी, माँ जैसा शब्द जिसके लिए इस्तेमाल किया जाता था, वही इसकी मेन गुनहगार थी, और वो इन लड़कियों को जबरन और ज़बरदस्ती भेजा करती थी। उनका ये भी कहना है कि रात को गाड़ियाँ आती थी, कभी लाल रंग की, कभी काले रंग की, कभी सफ़ेद रंग की, सुबह गाड़ी आती थी, दोपहर को आती थी, और उन गाड़ियों में लड़कियों को वहाँ से भेज दिया था। तो लाइनें ऐसी ऐसी हैं कि ये संरक्षण गृह नहीं बल्कि एक तरह से ब्रोथल या चकला घर टाइप का मामला था कि वहाँ पे जो भी लड़कियाँ रहती थी उनसे ज़बरदस्ती ये चीज़ें करवाई जाती थी। तो ये कहानी भी लगभग वैसी है। अब जाहिर सी बात है, वहाँ पे जब ये मामला उठा तो शोर उठा, तो अब यूपी के मुख्यमंत्री ने फ़ौरन जो है वहाँ के डीएम है उनको सस्पेंड कर दिया है, जो इसके संचालक हस्बैंड वाइफ थे उनको अरेस्ट कर लिया है, और जो बाकी कुछ अफसर थे जो उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है, और जांच के आदेश दे दिए गए। तो ये तो देवरिया की बात रही, लेकिन एक शक और सवाल हमेशा उठता रहता है कि क्या ये सिर्फ मुजफ्फरपुर और देवरिया तक की कहानी है, बाकी सब जगह सिस्टम ठीक है, बाकी सब जगह सही चल रहा है? ये सवाल बहुत सारे लोगों के मन में है। तो अगर आप देखें तो सच्चाई जहाँ से आती है, जो चीज़ पकड़ी जाती है, हम उसी की बात करते हैं। बाकी ऐसी कितनी जगहों पे हो रहा है, क्योंकि कभी कोई देखने नहीं जाता, ना सरकारी अमला जाता है, ना कोई और देखने के लिए जाता है, तो वहाँ की कहानियाँ नहीं आती। कहानियाँ तब आती हैं जब ऐसी चीज़ें हमारे सामने आती हैं। तो ये कहना कि नहीं ये देवरिया और मुजफ्फरपुर छोड़ दें बाकी देश में सब कुछ ठीक चल रहा है, तो ये शायद पूरी तरह से गलत होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंटीरियर इलाके हैं, और ये सारी एक तरह से ये जो ऐसा भी नहीं है कि पूरी तरह से सारे ही गलत है, बहुत सारे अच्छे भी बालिका गृह हैं, ऐसे जो वृद्धाश्रम है, बच्चों का है, अच्छा काम भी हो रहा है, लेकिन बुरा काम नहीं हो रहा है इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसे बहुत जगह पे, और मेरा मानना है कि उन चीज़ों का भी उनका भी सच सामने आना चाहिए। बल्कि आप लोग भी, मैं क्राइम तक के जितने दर्शक इस वक्त हैं हमारे साथ जुड़े हुए सुन रहे हैं, आपके आसपास भी कभी इस तरीके को कोई बालिका गृह हो, कोई वृद्धाश्रम हो, कोई यतीम खाना बच्चों का हो, नज़र रखना चाहिए और देखना चाहिए कि वहाँ पे कुछ गलत तो नहीं। अगर हो रहा है तो आप जो आसपास के लोग हैं या जो भी संबंधित अफसर है, डिपार्टमेंट है, उसको इन्फॉर्म करना चाहिए, मीडिया को इन्फॉर्म करना चाहिए, ताकि वो दिखा सकें और ये एक तरह से ये हम लोग अपनी जो जिम्मेदारी है उसको पूरा कर सकें। तो अब मुझे लगता है कि देवरिया और मुजफ्फरपुर के तो बाकी जगह पे अलर्ट होगा, रेड भी होगा, सरकार भी जाएगी, झांकेगी, देखेगी, ताकि और ऐसी चीज़ उसके ऊपर बदनामी की वजह ना बने। और मीडिया अपना काम कर ही रही। हम लोग भी बहुत सारी ऐसी जगहों पे जाकर स्टिंग ऑपरेशन के ज़रिए वहाँ की सच्चाई पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे कई रिपोर्टर्स इस वक्त भी लगे हुए हैं इस पूरे मामले में, अलग अलग स्टेट में, कि वहाँ ऐसा कुछ हो रहा है तो हम उसे दिखाएं और आप तक पहुँचाएँ। लेकिन ये फ़र्ज़ ये है कि चूँकि ये बहुत ही अजीब एक, जिसे हम जितना भी कहें कि कम है जो शर्मिंदगी का, उस तरह का क्राइम है। और ऐसे क्राइम को न सिर्फ रोकने की जिम्मेदारी है, बल्कि जो इसके गुनहगार हैं उनको सज़ा दिलाना और ऐसे तमाम ताकतवर लोगों को पकड़ के सामने लाना और उनको सलाखों के पीछे ले जाना, ये बहुत ज़रूरी है। तो आपसे लगातार हम लोगों की बात होती रहती, जो हमारे साथ नए जुड़े हैं और जो अब तक क्राइम तक को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे एक बार फिर इसका फ़ायदा उठाते हुए मैं कहूँ कि यूट्यूब पे जाएं, एक बार क्राइम तक आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि हम लोग कब लाइव होते हैं, कब वीडियो देखते हैं, कब अपलोड करते हैं, वो सारी जानकारी आप लोगों को मिल सके। और आपके जो भी सवाल हों, वो चाहे मुजफ्फरपुर से हो, देवरिया से हो, आप ज़रूर पूछें। और इसके अलावा जो भी सवाल हो, मैं कोशिश करूँगा कि आपके हमेशा की तरह सवालों के जवाब दूँ। तो आसिम, तुम पीछे हो, बताओ, आप सवाल पूछो। सबसे पहले एक रेहान असलम खान है, वो बोल रहे हैं सर इसमें सरकार की जिम्मेदारी है, पर जहाँ ये बालिका गृह है वहाँ कोई और नहीं रहता है। दूसरा सवाल सर अक्षय मिश्रा जी का है, सर इस तरह के जुर्म को कम करना या रोकने के लिए पब्लिक को क्या स्टैंड लेना चाहिए? क्या सिर्फ पॉलिटिशियन पर ब्लेम डालकर हम अपना काम पूरा कर लेते हैं? रेहान और अक्षय, आप दोनों के सवाल मैंने सुने और दोनों के सवाल लगभग आपके एक जैसे हैं, और सवाल आपका बेहतर है कि जहाँ पे बालिका गिरा था वहाँ कोई और नहीं रहता था क्या आसपास में, या फिर ये सिर्फ किन लोगों की जिम्मेदारी ऐसी चीज़ों को रोकना। मैंने अभी जो थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि इसमें सिर्फ हम पुलिस कानून, वो तो उनका तो अपना काम करना ही है, हम लोगों की भी जिम्मेदारी है कि ऐसी चीज़ों पर नज़र रखें, रोकें, और अगर ऐसी कोई खबर मिलती है तो प्रशासन को दें। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि
आंखें खुली रखनी चाहिए। हम हर हिंदुस्तानी का, हर सिटीज़न का फ़र्ज़ है कि जो भी गलत हो रहा है उस पर नज़र रखें और उसके बारे में जानकारी रखें और प्रशासन तक पहुँचाएँ। लेकिन यहाँ पे मेरी नज़र में बड़ी जिम्मेदारी सरकार की है, प्रशासन की है। वो इस वजह से कि आप जितनी सारे अनुदान देते हैं और इस तरीके एक बेसहारा लड़की, यतीम हो या वृद्धा हो, शेल्टर देते हैं और उस शेल्टर के नाम पे अगर उनका शोषण होता है तो ये सीधे सीधे सरकार की जवाबदेही है। सरकार को तय करना चाहिए कि ऐसी चीज़ों में मैक्सिमम पनिशमेंट हो और इसमें सज़ा होनी चाहिए ऐसी कि बाकी दूसरे लोग सबक ले सकें। सर एक सवाल आया और है हमारे पास कि सर लोगों को भी तो कुछ करना होगा क्योंकि मुजरिम हमारे बीच से निकलते हैं। और सर एक मार्टिन गुप्ते जी हैं, वो बोल रहा है सर हर पार्टी दूसरे को नैतिकता सिखाती है और अपने नेताओं पर आरोप लगने पर साजिश का नाम लेती है। तो इनके खिलाफ कुछ कानून बन सकता है? देखिए मार्तंड जी, आपको पता है कि हमारे यहाँ सिस्टम यही है कि आरोप प्रत्यारोप मुद्दा आता है तो हम मुद्दे से ही भटक जाते हैं। अगर जैसे मुजफ्फरपुर का भी आया, वहाँ सियासत शुरू है। अब देवरिया का आया, यूपी में भी सियासत शुरू है। तो होता क्या कि असली मुद्दे को सही मकाम तक ले जाने से पहले उसमें राजनीति इतनी हो जाती है कि फिर वो सब कुछ भुला दिया जाता है। और जब तक मेरा जबकि मानना है कि क्राइम के मामले में कभी पॉलिटिक्स का दखल नहीं होना चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो कानून कहता है उस हिसाब से सज़ा होनी चाहिए, जो लोग गुनहगार हैं उनको पकड़ना चाहिए। तो जब तक आप ईमानदारी से अपना काम नहीं करेंगे, चाहे जो भी सरकार में हो, ये चीज़ें होती रहेंगी और फिर बस राजनीति होगी, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। सर एक हेमंत सिंह है, वो बोल रहे हैं कि सर उनके फादर आपके बहुत बड़े फैन हैं। जी हेमंत जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके फादर को मेरा नमस्ते कहिएगा। बिल्कुल। वरुण सिंह है उनके फादर का नाम, उसमें आपके कह रहे हैं कि एक बार उनके फादर का नाम लेके आइए। वरुण सिंह जी, आपको मेरा बिल्कुल नमस्कार और बड़ी खुशी हुई। और आप हमारा शो देखते रहें और देखते हैं, और आप ही लोगों की वजह से हम लोग हैं। और जब भी आपको लगे कोई सुझाव हो, आपका कुछ हो, ज़रूर बताइए। एकदम दिल से शुक्रिया आपका। सर एक मार्टिन बल्कि बहुत पहले जब मैं जुर्म शो करता था तो मुझे याद है कि हम उस वक्त एक काउंट डाउन करके लास्ट में चलाया करते थे, जिसमें हर स्टेट का उस वीक का क्राइम ग्राफ दिखाते थे। और उसका पैमाना ये था कि किस स्टेट में कितने एफआईआर दर्ज हुए और उसमें हीनियस क्राइम के कौन कौन से हुए, जैसे मर्डर, रेप, डकैती। तो उसके ज़रिए ये चीज़ें सामने आती थी कि क्राइम कहाँ होता है। तो बाद में खैर फिर धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें हुई, इसमें बहुत सारे सवाल भी उठे कि यूपी अब जैसे आबादी उसकी बहुत है तो वहाँ एफआईआर ज़्यादा दर्ज होता है। अब आपके इस काउंटडाउन, अच्छा उसका असर ये हुआ कि इस काउंटडाउन की वजह से एफआईआर दर्ज होने बंद हो गए, क्योंकि उसमें हमारा ये था कि जुर्म के पैदान पे इस बार हिंदुस्तान का कौन सा राज्य नंबर 1 है। तो वो अब नंबर 1 ना होने के लिए उन्होंने एफआईआर की रजिस्ट्रेशन ही कम कर दी थी। तो उससे ज़ाहिर सी बात हम लोगों को बहुत नुकसान हुआ। फिर हमें वो बंद करना पड़ा ये सेगमेंट ही। लेकिन बीच बीच में हम लोग ये दिखाते रहते हैं कि किस स्टेट में ज़्यादा क्राइम हो रहा है और कौन नंबर 1 है, 2 है, 3 है। जैसे महिलाओं से जुड़े हुए क्राइम के मामले में बात करूँ एमपी का, या फिर रोड एक्सीडेंट के बारे में बात करें तो दिल्ली की आबादी यूपी से कम है लेकिन एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह की चीज़ें और इस तरह के ग्राफिक्स जो है और बताते हैं। और हम एक बार फिर कोशिश करेंगे कि अभी एनसीआरबी के लेटेस्ट जो रिपोर्ट आई है उसके ज़रिए भी हम आप तक जो चीज़ें हैं वो पहुँचाएँ। सर एक सवाल है सलीम शेख का कि सर हम लोग अपने ये सब चीज़ें हमारी वजह से होती हैं कि हम अपने काम में लगे रहते हैं और आसपास में नहीं देखते कि क्या हो रहा है। देखिए सलीम शेख साहब, आप जो कह रहे हैं कि हम लोगों की वजह से हम लोग नज़रअंदाज करते हैं, ये बात तो फैक्ट है। आजकल मतलब मैं मेट्रोपॉलिटन सिटी की बात करूं, बड़े शहरों की बात करूं, तो हमें ये भी पता नहीं होता कि हमारे पड़ोस में रह कौन रहा, हमारा पड़ोसी कौन, उसका नाम क्या, वो करता क्या। सब अपने आप में इतने बिजी, इतने उलझे हुए हैं। और इन चीज़ों ने थोड़ा ना कहीं क्राइम को बढ़ावा दिया। जैसे बहुत सारे ऐसे आप इंसिडेंट देख लीजिए। मुंबई का भी हाल का ही बताता हूँ कि एक बुज़ुर्ग महिला करीब 1.5-2 महीने हो गए और वो घर के अंदर ही मुर्दा थी और उसकी बाद में लाश मिलती कि किसी पड़ोसी को भनक ही नहीं, न किसी ने जानने की कोशिश की, और वो 1-1.5 महीने बाद उसकी बॉडी मिलती। तो ऐसी चीज़ें हैं। हम सब एक दूसरे को से अब आजकल दूर होते गए हैं और सिर्फ अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं, और इसलिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बताओ सर, एक अनिल सिंह है, वो पूछ रहे हैं कि देश में जितने भी बालिका गृह हैं हर जगह क्राइम टीम को पहुँचा के दिखाया जाए। अनिल सिंह जी, अभी आपने जो कहा कि देश की बालिका, हमने वही अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि हमारे रिपोर्टर ऐसे कई बालिका गृह का रियलिटी टेस्ट कर रहे हैं। और जहाँ पे मौका मिले डायरेक्ट, जहाँ पे मौका नहीं मिल सकता वहाँ पे अगर बंदिश है कुछ, तो स्टिंग ऑपरेशन के ज़रिए। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे तमाम जो बालिका गृह हैं, ख़ासतौर पर जो इस तरह की चीज़ों के लिए बदनाम हैं, वहाँ की सच्चाई सामने लाएँ और आप तक पहुँचाएँ। तो यूपी, बिहार, इवन आपको एमपी, राजस्थान, बंगाल, इन जगहों पे अलग अलग पूरी टीमें काम कर रही हैं। और हमारी यही कोशिश है
कि इन बालिका गृह में और इस तरह के और जिस तरह जो भी गृह हैं वहाँ पे क्या क्या होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको बताऊँ कि आपको याद होगा कुछ साल पहले मिड डे मील को लेकर बहुत बड़ा एक हादसा हुआ था बिहार में। कई बच्चे मारे गए थे क्योंकि उसमें जिनको वो ठेका दिया गया था वो उसने मिलावटी तेल और क्या खाना बनाया था जो पॉइज़न एक तरह का हो गया था। उसको कवर करने के लिए मैं खुद गया था वहाँ पे बिहार और वहाँ कई बच्चे मारे गए थे। तो उस स्कैम के बाद फिर पूरे हड़कंप मचा था और जब ये खुलासा हुआ था और फिर बिहार में मिड डे मील में थोड़ा खाने में सुधार हुआ। लेकिन अब ये एक अच्छी चीज़ है कि एक बार फिर ये देखना चाहिए कि अब भी मिड डे मील के तहत अच्छा खाना मिल रहा है बच्चों को, या फिर एक बार बात आ गई, खबर चली गई, टीवी से हट गया, अखबार से हेडलाइन से उतर गई, तो अब वहाँ पे सच्चाई क्या है। तो इन चीज़ों पे जितनी कोशिश होती है नज़र रखें। लेकिन ये जो आपने कहा है हम लोग कर रहे हैं रियलिटी टेस्ट इसका कि बाकी बालिका गृह का क्या वहाँ पे हाल है। सर एक सब्सक्राइबर है वो बोल रहे हैं कि ये लोग जो भी ये करते हैं उनको नेताओं का संरक्षण होता है। एक सवाल है कि जो भी करते हैं ये लोग उनको नेताओं का संरक्षण होता है। सवाल पूछने वाले ने अपना नाम नहीं बताया। तो देखिए जो भी गलत काम होता है और इस लेवल पे बड़े लेवल पे जाहिर सी बात है वो उसके अकेले बलबूते की बात नहीं होती, उसका कुछ बैकअप होता है, उसके कुछ लोग होते हैं जो उसे शह देते हैं और शायद उसे ये यकीन भरोसा होता है कि अगर वो कुछ करेगा या फंसेगा तो ऊपर के लोग बैठे हुए हैं। जैसे मुजफ्फरपुर इंसिडेंट में ये सबको अब पता है कि ब्रजेश ठाकुर को मालूम था कि पटना में जो सत्ता में लोग बैठे हुए हैं वो सारे उसके जानने वाले हैं और वो उसे बचा लेंगे। तो जब शह पीछे से मिल रहा होता है तो लोग इस तरह की चीज़ें करते हैं और ये ऐसी चीज़ें, ऐसे बड़े स्कैम, ऐसे बड़े क्राइम बिना आपके शह के या पीछे आपकी पावरफुल लोगों का हाथ ना हो मुश्किल है, वरना तो फिर आप कब के अंदर हो जाए। सर एक कपिल जी हैं वो आपको नमस्ते बोल कपिल जी नमस्कार। नमस्कार। और सर एक अंकित जी हैं वो बोल रहे हैं कि इन मामलों में सरकार इतनी लेट से क्यों जाती है। अंकित आपका सवाल ये कि इन मामलों में सरकार इतना लेट से क्यों जागती है। ये अक्सर असल में होता है कि हमने ये देखा है जब तक मामला सरकार को ये लगता है कि यार ये तो ऐसे ही ये सब चलता रहता है, लेकिन जब ये चीज़ें ख़ास तौर पे मीडिया में आती हैं और मीडिया में हाईलाइट होनी शुरू होती हैं तब उनके ऊपर प्रेशर बनता है, दबाव बनता है, तब फिर वो दिखाते हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। ये बेस्ट एग्जांपल आप इसी का ले लीजिए मुजफ्फरपुर का। नवंबर में पहली बार वहाँ की जो महिला जो ऑर्गेनाइजेशन है बिहार सरकार की अपनी, वो पहली बार उनकी एक अफसर जाती हैं और कहती हैं कि वहाँ कुछ गड़बड़ चल रहा है। वो कहती हैं कि मैंने सबको बताया लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद मार्च में फिर एक दूसरी एजेंसी सर्वे करने के लिए जाती है टिस, वो भी आगे बताती है, तब भी कुछ नहीं होता। मार्च से फाइल लटकी रहती है। फिर जब बात ये मीडिया में आती है, लीक होता है, लोकल न्यूज़पेपर और चैनल इसको दिखाता है, उसके बाद धीरे धीरे फिर ये दिल्ली में भी जो मीडिया है वो हाईलाइट करती है, तब जाके फिर सरकार प्रशासन जागता है और उसके बाद गिरफ्तारियाँ होती हैं, इंक्वायरी होती है, जांच के आदेश दिए जाते हैं। बात सही है कि अगर जिस वक्त ये चीज़ें होती हैं उसी वक्त अगर आप एक्शन ले लें, बल्कि शुरुआत से अगर आप ध्यान रखें तो शायद ऐसी चीज़ें तो हो ही नहीं पहले तो, अगर आप का पूरा डिपार्टमेंट ईमानदारी से काम करे। लेकिन अगर हो भी गया तो आप उसी वक्त एक्शन लेके दूसरों को एक मैसेज दे सकते हैं कि यहाँ पे करने के बाद अगर आप पकड़े गए तो बचने की गुंजाइश नहीं है। लेकिन होता नहीं है, ढीला रवैया इतना होता है कि ये चीज़ें बढ़ती रहती हैं और फिर लास्ट में सिर्फ दबाव और इसकी वजह से ये कार्रवाई दिखाने की बातें होती हैं। सर एक सब्सक्राइबर है कपिल वो कह रहे हैं कि क्या दिन पर दिन जिस तरह से खुलासे भारत में महिलाओं के प्रति क्राइम में हो रहे हैं इससे क्या सीरिया और इराक जैसी तुलना वाली स्थिति महिलाओं के लिए नहीं बन गई। कपिल मैं आपसे सहमत नहीं हूँ कि ऐसे मामले बहुत हो रहे हैं और सीरिया इराक जैसा हम बनते जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। सीरिया और इराक की हालत बहुत ख़राब है। मैं चूँकि खुद इराक से होकर आया हूँ, मैंने वहाँ की हालत देखी है। हालांकि अब वहाँ सुधार हो रहा है क्योंकि अब बगदादी नाम की चीज़ रहा नहीं, शायद उसके मरने की भी खबर है और ISI अब कोई बड़ी चीज़ कर भी नहीं रहा है। होता क्या है ना कि जो हमारे यहाँ हो रहा है ये ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा, लगातार हो रहा है, लेकिन इधर कुछ ज़्यादा होने लगा है। बट मेरा मानना है कि ये सारी चीज़ें कंट्रोल में, क्राइम को कंट्रोल किया जा सकता है अगर गवर्नमेंट चाहे और पुलिस चाहे। सबसे पहले तो स्टेट गवर्नमेंट, चूँकि सब्जेक्ट लॉ एंड ऑर्डर का स्टेट गवर्नमेंट का होता है, वो खुली छोड़ दे पुलिस को और पुलिस अगर ईमानदारी से अपना काम करे। ये नहीं कि वो लोगों को देख के और क्राइम, क्रिमिनल और इन सारी चीज़ों को सिर्फ क्राइम की दृष्टि से देखें, तो ये चीज़ें रोकी जा सकती हैं और बहुत आसानी से रोकी जा सकती हैं। लेकिन इसके लिए ये कि आपको सरकार को सख्त फैसले लेने पड़ेंगे, पुलिस को अपना काम ईमानदारी से करना पड़ेगा। सर एक शायान अंसारी हैं वो बोलते हैं कि न्यूज़ चैनल क्राइम न्यूज़ को कम कवर करके पॉलिटिकल न्यूज़ को ज़्यादा क्यों कवर करते हैं। कौन है सर ये हैं शायान अंसारी। शायान अंसारी साहब, आपका सवाल बड़ा अच्छा लगा मुझे कि न्यूज़ चैनल पे
क्राइम की खबरें कम, पॉलिटिकल की ज़्यादा दिखाते हैं। असल में मुझे लगता है कि पॉलिटिकल की खबरों में ज़्यादा क्राइम होने लगा है, इसीलिए क्राइम की खबरें जो हैं धीरे धीरे कम हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है, मजाक कर रहा हूँ, क्राइम की खबरें जो होती हैं वो दिखाया जाता है, लेकिन पॉलिटिकल ड्रामा कुछ ज़्यादा हो रहा है तो वो ज़्यादा टाइम ले लेता है, ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। लेकिन क्राइम की जहाँ तक बात है, कुछ ना कुछ होता रहता है और हम लोग कुछ ना कुछ दिखाते रहते हैं। बट मेरा मानना है कि मतलब एज ए मैं क्राइम रिपोर्टर नहीं, एज ए व्यूअर बात करूं तो मैं खुद चाहूँगा कि क्राइम की खबरें कम मैं स्क्रीन पे देखूं, कम अखबारों में पढ़ने को मिले। क्राइम जिस दिन कम हो अच्छा लगता है, बड़ी घटना नहीं होती है तो वो भी अच्छा लगता है। तो क्राइम ज़्यादा हो ये हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, देश के लिए, कहीं के लिए ठीक नहीं है। तो लॉ ऑर्डर अच्छा होना चाहिए। तो एक क्राइम रिपोर्टर को करने के लिए उसके बाद भी बहुत है, आपको बेहतरी सुझाव देने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर से लेकर बाकी चीज़ें बताने के लिए। तो क्राइम मुझे लगता है कि अगर कम है और पॉलिटिकल ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं फिर ठीक भी है। सर एक गुप्ता है, गुप्ता जी हमारे सब्सक्राइबर, वो बोल रहे हैं कि सर हम क्राइम तक पे क्राइम की चर्चा तो करते हैं सर, लेकिन आप कुछ ऐसी चीज़ बताइए क्राइम तक के सब्सक्राइबर और देखने वालों को, ताकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करें जिससे क्राइम कम हो सके और सतर्क हो सके। गुप्ता जी, आपका सवाल क्राइम तक मतलब देखते हैं, लेकिन हम लोग कुछ ऐसी चीज़ें बताएं जिससे लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सतर्क हो सकें। चलिए मैं आज आपको कुछ मतलब बातें हो रही थी अभी, एक कुछ देर पहले एक सवाल था कि हम लोग अपने आप में इतना बिजी रहते हैं और इतनी ध्यान नहीं देते हैं और उसकी वजह से ही बहुत क्राइम बढ़ता है। एक बहुत सिंपल सा ये एक सुझाव है और ये मंत्रा है, इससे लेकिन बहुत फ़ायदा होता है। अगर हम सब ये ध्यान दे लें कि हम जहाँ रहते हैं, ये जहाँ हम काम करते हैं, वहाँ हमारे आस पड़ोस में कौन कौन लोग हैं, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, बहुत जल्दी आप पहचान जाएंगे कि आपके घर के सामने के जिस दरवाजे में जो फैमिली रहती है वो कौन है, क्या करती है, कब से रहती है, आपके ऊपर या नीचे के फ्लोर पे जो रहते हैं वो कौन है, आपके सामने कौन रहता है, वो क्या करते हैं, आपके ऑफिस में जो बहुत सारे लोग हैं जो आपके कुलीग के अलावा वो कहाँ क्या करते हैं। तो इससे क्या होगा कि एक तो आपको जानकारी मिलेगी, दूसरा आपको ये पता चलेगा यहाँ कौन कौन रहता है, तीसरा अगर कभी कोई अननोन लोग आते हैं या आपको मान लीजिए कि आपके घर के नीचे एक अननोन गाड़ी ही पार्क है, अब आप इस भ्रम में हैं कि ये पड़ोसी की गाड़ी होगी, अब पता चला कि वो न पड़ोसी की गाड़ी है, पड़ोसी ये समझ रहा है ये आपकी गाड़ी है और वो गाड़ी वहाँ पार्क, और मान लीजिए ऊपर वाला ना करे उस गाड़ी में बॉम्ब हो या कुछ और चीज़ें हों, वो अपना काम कर जाएगा। लेकिन अगर आप अलर्ट हैं, आपको पता है कि आपके पड़ोसी के पास कौन सी गाड़ी है और वहाँ एक अनजान गाड़ी खड़ी हुई है, तो आप फ़ौरन पकड़ लेंगे। तो आप अलर्ट होंगे, आप दूसरे से भी कहेंगे कि इन गाड़ियों को, जो भी गाड़ी है उसका किसकी है, और आप जो भी गार्ड है और इसके ज़रिए उसको आप बताएंगे या फिर पुलिस बुलाएंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हम अपने आसपास, एक्चुअली इसमें क्या होता है ना कि देखिए पुलिस और बाकी सारी चीज़ें अपनी जगह, हम में से हर एक आदमी अगर सिर्फ जागरूक रहे, मैं तो दूसरी चीज़ कहता हूँ, हम में से हर एक सिर्फ अपने एक पड़ोसी के ऊपर नज़र रख ले तो पूरी तरह से ये देश जो है वो सुरक्षित हो जाएगा। क्योंकि मैं पड़ोसी पे नज़र रख रहा हूँ, पड़ोसी उसके पड़ोसी, अब बराबर वाले पे नज़र रखा, वो उसके आगे पे, तो एक चेन बनता जाएगा, एक कड़ी बनती जाएगी। और उस कड़ी में जहाँ पे भी कोई बैड एलिमेंट्स आएगा, कोई इस तरह की चीज़ें आएंगी, तो आप उसको फ़ौरन पकड़ लेंगे। तो हम सिर्फ और सिर्फ आज जो आपने कहा कि मैं उसके लिए यही मंत्र दे रहा हूँ कि अगर हम सिर्फ अपने आँख खुले रखें, कान खुले रखें, मेरे आस पड़ोस में क्या हो रहा है हम इस पर सिर्फ ध्यान दें, तो हम बहुत सारे क्राइम से, बहुत सारी ऐसी चीज़ों से बच सकते हैं। सर दो सवाल है, पहला है एक आर्यन जी का कि सर मीडिया का आदमी सच दिखाता है, उसको मीडिया से क्यों निकाल दिया जाता है। और एक है सर अमूल्यशील शुक्ला का, हर केस में जब मीडिया एक्टिव होती है उसी टाइम पर गवर्नमेंट भी एक्टिव क्यों होती है, अगर मीडिया के एक्टिव होने के बाद गवर्नमेंट को एक्टिव होना तो उससे पहले क्या करती है। किसका, एक क्या था नाम? सर अमूलेश शुक्ला हाँ, और पार्थ आर्यन। अमिलेश शुक्ला और पार्थ आर्यन। देखिए एक तो मीडिया, मैंने जैसे पहले भी सवाल का जवाब दिया कि बहुत बार सरकार ऐसी चीज़ों को दबा के बैठती है, लेकिन जब मीडिया में उठता है तो फिर मजबूरी है उनकी ऐसी चीज़ों को फिर एक्शन लेना और दिखाना। लेकिन तब यही फ़र्क आ जाता है कि तब लगता है कि आप दबाव में कर रहे हैं तो आप लीपापोती करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। अगर आप ईमानदार हैं और आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो आपको उसी वक्त जैसी इस तरह की चीज़ें आपके सामने आती आप फ़ौरन उस पर कार्रवाई करें। तो इससे जनता में भी एक अच्छा मैसेज जाएगा और जो इस तरह के क्रिमिनल हैं उनको भी डर लगेगा कि नहीं ये सरकार छोड़ेगी नहीं, ये पुलिस छोड़ेगी नहीं, तो वो काम कर सकते हैं। सर अर्पित अग्रवाल का सवाल है कि आप कौन सी क्राइम को रिपोर्ट करते हुए आपकी भी रूप काफ़ी है। अर्पित अग्रवाल साहब, कौन सी, ये सवाल पूछा कि कौन सी क्राइम करते हुए मेरी भी रूह कांपती है। क्राइम रिपोर्टिंग ऐसी कौन सी थी जिस टाइम पे आपको भी मतलब फील हुआ क्राइम रूप कांप गई थी। अर्पित, ऐसे तो मेरे अपने करियर में बहुत सारे, मतलब 18 साल हो गए टीवी में ही काम करते हुए, तो
मतलब सैकड़ों होंगे, लेकिन आपने पूछा है तो चलिए एक मैं आपको बता देता हूँ, वो लेटेस्ट है इसलिए बता देता हूँ। लास्ट सितंबर में मैं इराक गया हुआ था आईएसआई के गढ़ में, तो वहाँ 39 लापता भारतीय थे जिनकी तलाश में गए थे, जो 4 साल से लापता थे। तो मैं, मेरे एक साथी थे गौरव सावंत, जो रिपोर्टर, हम लोगों ने साथ ही रिपोर्टिंग शुरू की, और हमारे कैमरामैन कृपाल। तो हम बगदाद से मोसुल जा रहे थे, और वो मोसुल ही, बगदाद थोड़ा बहुत ठीक ठाक सेफ था, लेकिन बगदाद में ख़तरा ये था कि वहाँ पे 2 तरह के लोग थे, एक शिया और सुन्नी। तो जो शिया थे, ये मुस्लिम में 2 होती हैं कम्युनिटी, तो जो शिया थे वो सेफ थे, मतलब उनके साथ हम सेफ थे, क्योंकि बगदादी जो है वो सुन्नी था। तो बगदादी के लिए ये था कि बगदादी की लड़ाई वहाँ के शियाओं से चल रही थी। सुन्नी में बहुत सारे लोग उसके एजेंट भी हुआ थे, स्लीपर सेल भी हुआ करते थे, और वो थोड़ा कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे। तो हमें पहली चीज़ जो बताई गई थी वो ये कि जब हम बगदाद जाएँ या कहीं भी जाएँ तो हम उन होटलों में ठहरें जो जिसके ओनर शिया है। तो शिया का एक तो पता करना आसान हो जाता है उनके नाम टाइटल से, अगर किसी के नाम के आगे अली है तो आप समझ लीजिए शिया है, या फिर जो लोकल हमारा गाइड और वो था ट्रांसलेटर, वो बता देता था। तो खैर हम जब मोसुल जा रहे थे, अच्छा उससे पहले ये हुआ कि मैं करीब 3 साल तक बगदादी की मैंने कम से कम नहीं तो 500-600 वारदात के एपिसोड बनाए होंगे। तो उसमें एक पहला एपिसोड जब शुरू में आया था, आप लोगों को ब्लर करके दिखाया था, पर मैंने उसको वैसे ही देखा था पूरा। एक नारंगी रंग का कपड़ा पहनाकर एक यूएस सिटीज़न को, जर्नलिस्ट था वो, और बगदादी का एक जो मेन कातिल था उसका नाम था जिहादी जॉन, जो 7-8 फीट लंबा था, ब्रिटिश सिटीज़न था, और उसने आईएसआई ज्वाइन किया था। तो वो हाथ चाकू लेके ऐसे खड़ा होता था, वो नारंगी रंग का, नीचे दोनों हाथ पीछे बंधे हुए, और उसके गले पे चाकू, और उससे पहले वो कैमरे पे ज्ञान देता था, बात करता था, और फिर वो कैमरे पे गला काट देता था। तो उसके बाद ये वीडियो रिलीज़ करता था। तो काटते हुए जो गला है वो हम लोगों के पास ओरिजिनल, लेकिन हम चूँकि आप लोगों को दिखा नहीं सकते, बहुत सारे गाइडलाइंस हैं। तो ऐसे फिर बहुत सारे कहानियाँ आने लगी, और जिसको भी बगदादी के लोग मारते थे, कैमरे पे मारते थे, एक नंबर 2 उसको नारंगी रंग का कपड़ा पहनाते थे। आप कोई भी आज भी जाइए आप गूगल पे और ये देखिए तमाम, तो हर एक को आपको दिखेगा नारंगी रंग का कपड़ा पहना के मारता है। और उसने ऐसे बहुत सारे के लाइन से एक साथ 15-15 लोगों को भी इसी तरह से मारा, और मारने का उसके 3-4 तरीका था। एक गला काटना, दूसरा गोली मारना सर पे, तीसरा कार में बैठा देना और कार को लॉक कर देना और कार को आरडीएक्स से उड़ा देना, चौथा एक लोहे की पूरी आप पिंजरा जैसा बना देना और उस पिंजरे के अंदर हाथ पैर बांध के और नारंगी रंग का कपड़ा पहनाकर 8-10 लोगों को बंद कर देना, और उस पिंजरे को या तो फिर पानी के अंदर, जैसे एक वीडियो आया था, स्विमिंग पूल के अंदर डाल दिया, अब वो उसमें डूब के आप मर गए, या फिर उस पिंजरे को ऐसी जगह रखा जहाँ पे चारों तरफ आग लगा दी, आप जल के मर गए। तो जितने भी विभत्स और खौफनाक हौलनाक तरीके हो सकते हैं उसने उन तमाम तरीक़ों से मारा। तो जब मैं इराक जा रहा था तो मेरे जहन में सिर्फ एक ही चीज़ था शुरू से आखिर तक, और वो था नारंगी रंग का वो कपड़ा। तो वो मेरे दिमाग में घुसा हुआ था, और मैं सिर्फ एक ही चीज़ से डरता था कि अगर कभी फंस गए और वो मारे भी तो बस ये कपड़ा ना पहना है, क्योंकि उस कपड़े को पहनने का मतलब ही है कि बस अब मरने वाले हैं। तो मोसुल में इत्तेफाक से एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था कि 5-6 लोग जो अनजान लोग थे, और हम लोग उतर के शूट कर रहे थे, तभी वो कुछ लोग आते हैं, और हम तीनों लगभग किडनैप हो चुके थे। और किडनैपिंग का मतलब ही ये था कि बस उस वक्त कि अब नारंगी रंग का कपड़ा पहनना है। लेकिन नसीब अच्छा था हम लोगों का कि इराकी जो स्पेशल फोर्स है, वो फोर्स के लोग वहाँ सायरन बजाते हुए गुजर रहे थे, तो वो तमाम लोग डर गए। अच्छा, हम सिर्फ बचे इसलिए किडनैपिंग से क्योंकि जो 6 लोग थे उनके पास कोई गाड़ी नहीं थी, वो सब पैदल थे। अगर गाड़ी होती तो शायद हम गाड़ी के अंदर होते और हमें फोर्स भी नहीं बचा पाती। तो जब इराकी स्पेशल फोर्स को देख के वो भागे, और हम लोग अंधाधुंध दौड़े इराकी स्पेशल फोर्स की गाड़ी की तरफ, और हमारा कैमरा उन्होंने छीन लिया था, माइक उनके पास था, लेकिन सारा ज़मीन पे पटक दिया, और वो भागे। और हम लोग दौड़ते हुए कोशिश कर रहे थे कि सर को आगे की तरफ झुका के दौड़ के भागे, इसलिए कि अगर गोली भी चले तो सर में न लगे, बाकी कहीं लगे तो बचने के चांस है। लेकिन खैर इराकी फ़ोर्स आई, फिर हम लोग बैठे, और उस दौरान में जो कुछ मिनट था बस ये था कि ये ज़िंदगी का आखिरी दिन है। और वो सारे नारंगी रंग के जितने कपड़े थे एक एक करके 3 साल के सब घूम गए थे। लेकिन फिर 15 मिनट के बाद, हालांकि इराकी फ़ोर्स ने हम लोग को डांटा भी बहुत कि इस तरह नहीं जाना चाहिए था, लेकिन 15 मिनट के बाद फिर सभी नॉर्मल हुए। और 15 मिनट के बाद फिर इसी इराकी स्पेशल फोर्स से हम लोगों ने कहा कि आपको शूट करा दीजिए, और हम आधे घंटे बाद एक और दूसरी जगह पे शूट कर रहे थे। तो वो एक लम्हा था जो मुझे लगता है कि इतने सालों में
सबसे करीबी मामला था ज़िंदगी और मौत का, और सबसे ख़तरनाक वो इसकी वजह शायद ये भी थी कि दिमाग में वो नारंगी रंग का कपड़ा घुसा हुआ था। तो इसलिए बाकी इसको मैं इसकी पूरी कहानी एक दिन मैं आपको तसल्ली से सुनाऊंगा, पूरी इराक की। सर एक मातंग है, वो पूछ रहा है कि क्राइम से रिलेटेड सवाल नहीं है, ये जर्नलिज्म से रिलेटेड एक सवाल पूछना है कि सर जब आप एक न्यूज़ चैनल ज्वाइन करते हैं तो खुद डिसाइड करते हैं किस फील्ड में जाना है सर या एक कोई फोटो आई है, ये एक हॉस्पिटल है जहाँ पे लोग देख रहे हैं आपकी शोज। अच्छा, एक नाम के, अच्छा मैं एक चीज़ आगे बताऊं तुमको असमी, ये एक डॉक्टर ईशान है जिन्होंने फ़ोटो भेजा है ना। अभी अभी सर अभी जस्ट तो क्या कह रहे हैं ये पूरा? इनकी पूरी जो टीम है हॉस्पिटल में बैठ के ना कंपलसरी बना रखा है कि आपकी शो देखना ही देखना है। डॉक्टर ईशान, ये डॉक्टर ईशान हैं और क्राइम तक के बहुत चाहने वाले हैं, और मैं मेरी टीम अभी दिखा रही है कि ये किस तरीके से अपनी पूरी टीम के साथ बैठ कर देख रहे हैं। मुझे वाकई अच्छा लगता है आप लोगों का इस तरीके का प्यार देखकर, लेकिन मैं चाहूँगा कि डॉक्टर ईशान ये जो आप लोगों के साथ बैठे हुए हैं इनके बारे में भी आप ज़रूर एक दिन बात करें, और मैं कोशिश करूँगा, बल्कि आप अगर नंबर अपना मेल करेंगे तो मैं एक दिन लाइव आपको फ़ोन पे लूँगा और आपसे फ़ोन पे मैं बात करूँगा, जिसे हम लोग टीवी के टर्म में फ़ोनो कहते हैं। तो मैं लाइव आपका फ़ोन लूँ के स्पीकर पे, और उससे हम न सिर्फ आप मैं बल्कि जितने भी क्राइम तक के सब्सक्राइबर हैं या जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो सारे लोग जो है आपकी बातचीत सुनेंगे, आपकी आवाज़ सुनेंगे, और मैं आपसे कुछ सवाल भी करूँगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये तस्वीर देखकर जो आपने भेजा है, और ये शायद आज ही का है, और मैं आपके तमाम साथियों के बारे में भी बिल्कुल आपसे चाहूँगा कि बात करूँ। तो या तो मैं कल ही इस बारे में कोशिश करूँगा कि आपको एक बार मैं फ़ोन पे लूँ, तो आप अपना नंबर जो है, अगर आप इस वक्त सुन रहे हैं हमें, तो आप अपना नंबर हमें ज़रूर मेल कीजिएगा, और उस फ़ोन से हम आपको मिलाकर बात करेंगे और लाइव आपसे बात करेंगे, और आपके साथियों से भी बात करेंगे, और उनसे जो भी सवाल होगा वो भी ज़रूर पूछूंगा। सर एक रजत भारद्वाज है, वो बोल रहा है सर व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड योर कॉन्फिडेंस, सर एनी टिप्स? कॉन्फिडेंस का, रजत साहब ये आपका सवाल है कि मेरे कॉन्फिडेंस के पीछे राज क्या है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो सबसे ज़्यादा नर्वस लगता हूँ। मैं आज भी इतने सालों बाद भी किसी शूट पे जाता हूँ तो शायद सबसे डरा हुआ मैं ही होता हूँ, और शायद इसी वजह से मैं आज भी अपना काम कर रहा हूँ और ईमानदारी से कर रहा हूँ, क्योंकि हर खबर मुझे लगती है मेरे लाइफ की पहली स्टोरी है। तो ये हमें ज़िंदा रखने में मदद करती है और डगमगाने से रोकती है। दूसरा, अगर आपको अपने सब्जेक्ट पे नॉलेज है, जिस चीज़ पे आप बात कर रहे हैं, जो चीज़ आप कर रहे हैं, आप उसके बारे में सब कुछ जानते हैं, तो फिर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप धारा प्रवाह बोल सकते हैं, आप धारा प्रवाह बात कर सकते हैं, आप सवालों के जवाब दे सकते हैं, वो किसी भी पेशे में। मैं जर्नलिस्ट हूँ तो मैं बेसिकली मैं क्राइम रिपोर्टर हूँ, तो क्राइम के बारे में कोशिश करता हूँ मैं जितना जान सकूँ तो मैं आपकी सारी बातें करूँगा। जो डॉक्टर हैं ऐसे और वो अपने पेशे के बारे में जानते होंगे, जो वकील हैं वो उसके बारे में, तो हर पेशे की खासियत, जिस पेशे से आप जुड़े हुए हैं उसके बारे में जितनी जानकारी आपके पास होगी आप उतने कॉन्फिडेंट होंगे और आपके इतना काम आएगा। कपिल का एक और सवाल है। कपिल वो कह रहे हैं कि नेताओं के चलते क्या इस तरह के मामले बढ़ रहे हैं जो संरक्षण दिया जाता है, भले वो देवरिया का मामला हो या... कपिल, आपका सवाल ये है कि क्या नेताओं के संरक्षण की वजह से इस तरह के मामले बढ़ रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो भी जिम्मेदार है इसके लिए, इससे मैं कोई दो राय नहीं रखता हूँ। दूसरा, मैं इसी से थोड़ा सा आगे बढ़ के आपको बात करता हूँ। हम लोग हमेशा बात करते हैं आसाराम बापू की, बाबा राम रहीम की, जलेबी बाबा की, या साईं राम की। इस तरह के जो पाखंडी बाबा हैं जिनके ऊपर रेप के इल्ज़ाम है, जेल के अंदर हैं, और कई लड़कियों के साथ इनके रेप के इल्ज़ाम हैं और सब कुछ है। बट सवाल ये कि ये जो मुजफ्फरपुर में हो रहा है, जो देवरिया में हो रहा है, जो बाकी जगहों पे सामने आ रहा है, क्या इसके जो कल्प्रिट हैं, इसके गुनहगार हैं, वो किसी आसाराम, किसी साईं राम या किसी बाबा राम रहीम इनसे कम गुनहगार हैं? ये लोग बाबा नहीं है, लेकिन इनके कर्म भी उन बाबाओं से कहीं ज़्यादा घिनौने और ज़्यादा बड़े भी हैं, इतनी बड़ी तादाद में। तो ऐसे लोगों को संरक्षण देना अगर कोई पार्टी देती है तो ये मजबूरी भी है। जैसे आप मुजफ्फरपुर का इंसिडेंट ले लीजिए, आप ब्रजेश जो मेन कल्प्रिट है ठाकुर, हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ उसके रिश्ते हैं, 2 बार वो चुनाव भी लड़ चुका है। अभी जो देवरिया का मामला आया उसमें आ रहा है कि विधायक ने ये कहा कि हमने भी इस संरक्षण गिरा के खिलाफ आवाज़ उठाई थी कि यहाँ कुछ गलत काम हो रहा है, लेकिन हमारी नहीं सुनेगी। आप सोचिए आप कि बिहार में बीजेपी का वो विधायक जो देवरिया से है वो कह रहा है कि मैंने इसको बंद कराने की कोशिश की लेकिन हमारी नहीं सुनी गई, जबकि सरकार भी लखनऊ में बीजेपी की है, विधायक भी बीजेपी का है, लेकिन वो जो चला रहे हैं हस्बैंड वाइफ, सोचिए फिर वो कितने पावरफुल होंगे, उनको कौन बचा रहा है? यही पॉलिटिकल सिस्टम, यही नेता बचा रहे होंगे। तो जिम्मेदार तो कहीं ना कहीं ये सारे होते ही है। सर एक सवाल और है,
हिमाचल के गुड़िया रेप केस को जो जुलाई 2017 में हुआ था उसके बारे में कभी बताइए। मैं हिमाचल के गुड़िया रेप कांड पे भी आपको बताऊंगा और तफसील से डिटेल से बताऊंगा। ये मेरे लिस्ट में है, ये जो कहानी है आपको ज़रूर बताऊंगा। एक है रजत जी, वही बोल रहे हैं सर, एनी कमेंट ऑन आर्टिकल 35A। किनका सवाल है? सर रजत भारद्वाज। रजत भारद्वाज, आपका आर्टिकल 35A के ऊपर है कि एनी कमेंट। मैं इसके बारे में असल में पूरी तरह से एक बार तैयारी करके और आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। मैं एक तरफा नहीं चाहता हूं कि आपको कुछ बताऊं। सर जय भारद्वाज बोलते हैं सर, अप्रिशिएट योर एफर्ट्स अ लॉट ऑन आज तक एज वेल एज ऑन क्राइम। जयदेव भारद्वाज साहब शुक्रिया। बस आपने ये कहा कि आज तक और क्राइम तक में मेरे एफर्ट की आप तारीफ़ करते हैं। देखिए अब तक मैं लगभग 18 साल हो गए आज तक से ही जुड़ा रहा और आज तक पे ही शो करता हूँ, तमाम चीज़ें करता हूँ। ये पहला अभी 15 दिन हुए हैं, शायद 15 या 20 दिन की क्राइम तक के ज़रिए आपसे जुड़ा हूँ। फ़र्क ये है कि आज तक पे सिर्फ मैं बोलता था और आप सुनते थे। यहाँ ये भी है कि आप भी बोलते हैं और मैं सुनता हूँ, और आप सवाल करते हो मैं आपके जवाब देता हूँ। और दूसरा ये कि आप जैसे लोग जुड़ते हैं तो खुशी होती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सवाल पूछें, आएँ सामने, जुड़ें और जो भी क्राइम के बारे में जानकारी लें। तो इसलिए फिर एक रिक्वेस्ट करूँगा, जैसे डॉक्टर ईशान साहब का आपको मैंने दिखाया कि इन्होंने जो पूरे स्टाफ के साथ और मस्ट किया और क्राइम तक को जो वाकई इन्होंने दिल जीता। मेरे जितने भी आप लोग सुन रहे हैं, आपके अपने दोस्त, जानने वाले, रिश्तेदार, ज़रूर आप लोग तभी सभी क्राइम तक सब्सक्राइब करें। यूट्यूब चैनल का ये चैनल है और आज तक से जुड़ा हुआ है, और इसमें तमाम क्राइम की जो खबरें होंगी, अभी चूँकि ये बिल्कुल शुरुआत है, नया बच्चा है, और इसमें हम कई चीज़ें हमारी पाइपलाइन में है, इसको अलग अलग तरीके से इंटरेस्टिंग बनाएं, आपको दिन भर अलग अलग वीडियोज़ और खबर स्टोरी दे, वो कहानी जो आपने शायद सुनी भी ना हो। तो जैसे आज़ाद हिंदुस्तान के बाद पहली फांसी किसको दी गई थी, वो पहली फांसी क्यों दी गई थी, यह हिंदुस्तान के अजीब अजीब अलग अलग इलाकों के क्राइम ट्रेडिशनल कौन कौन से हैं, एक कौन सा ऐसा गांव है कि जहाँ के सारे जो मर्द हैं वो सीज़न में निकलते हैं, सिर्फ चोरी करने के लिए जाते हैं, और ये पुलिस भी जानती है लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती क्योंकि ये एक परंपरा है। एक ऐसा कौन सा इलाका है जहाँ पे अगर अननेचुरल डेथ ना हो, किसी भी हालत में मौत हो जाए, तो वहाँ आपको मुआवजा देना है, चाहे फिर वो पुलिस ही क्यों ना। पुलिस वाले, अगर पुलिस की गाड़ी से किसी आदमी की वहाँ पे एक्सीडेंट में डेथ हो गई तो पुलिस वालों को भी मुआवजा देना पड़ता है। उस इलाके की भी कहानी सुनो। ऐसे अजीब अजीब और बिल्कुल डिफरेंट टाइप की सारी चीज़ें हैं। तो लेकिन ये सारी चीज़ें क्राइम तक पे आएंगे, और क्राइम तक मैं आपसे वही कहूँगा कि सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आप लोग जुड़ें और इसी तरह अपना प्यार देते रहें। और अब चूँकि वारदात का भी अब वक्त है, थोड़ी देर के बाद वारदात की भी तैयारी करनी है। तो और वारदात तो आप लोगों को पता ही है, 11 बजे वारदात आज तक पे आता है, ज़रूर देंगे। आज वारदात थोड़ा हम लोगों ने कई सोची कि स्टोरी अलग अलग चीज़ें दिखाऊं, लेकिन कई लोगों ने कहा कि हमें जो दिखाना चाहिए, वेनेजुएला की एक स्टोरी आई थी, आप लोगों ने देखा हो शायद, एक बहुत ही अजीब सा, वो चूँकि लाइव कैमरे में रिकॉर्ड है कि वेनेजुएला के प्रेसिडेंट जो हैं, वो उनकी वहाँ की आर्म्ड फोर्स की 21वीं वर्षगांठ थी और उसके लिए वो भाषण दे रहे थे, और तमाम उनके आर्मी के लोग वहाँ खड़े हुए थे, और अचानक आसमान से एक ड्रोन उड़ के आता है और सारे लोग देखते हैं। उनमें से ज़्यादातर लोगों को ये लगा कि ड्रोन भी इसी सेरेमनी का हिस्सा है, क्या है, लेकिन वो ड्रोन आते आते और जब प्रेसिडेंट के पास पहुँचता है और अचानक ब्लास्ट हो जाता है, धमाका होता है बहुत तेज़। तो वो ड्रोन में क्या था, किसकी साजिश थी, प्रेसिडेंट कैसे बाल बाल बचते हैं, ये पूरी कहानी आपको आज 11 बजे रात वारदात में देखने को मिलेगी। यही हमारा आज वारदात भी है। कल 9 बजे फिर आपसे मिलेंगे, और बाकी दिन भर आप जो है क्राइम तक पर हमारे अलग अलग जो वीडियोज़ हैं अपलोड होते रहते हैं, उसको ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने जो भी आपके सुझाव हैं, सवाल हैं, वो पूछिए। 9 बजे आपसे डेली मुलाकात होगी।